जीवन अमारो। चलिए तो अब हम जो बात कर रहे थे कि भाई रेटिना में रोड और कोन सेल्स की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होती है, उनके अंदर जब हम बात करेंगे आगे कि रोड सेल्स कोन सेल्स के अंदर जो डिस्क होती है उनमें जो फोटोपिगमेंट होता है, वो फोटोपिगमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे हम बोलते थे कि फोटोपिगमेंट के अंदर जो फोटोपिगमेंट जो है रेटिना के अंदर जो रोड और कोन सेल्स है वो किस फॉर्म में होते हैं, कहाँ होते हैं, किस रूप में होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसी के आधार पर वर्किंग ऑफ आई का जो केमिकल फिनोमेना है वो हम समझ पाएंगे। क्लियर? तो आपको ये सब चीज़ें अब एक एक करके अच्छे से समझनी है। स्ट्रक्चर ऑफ रोड सेल्स के अंदर आउटर सेगमेंट ऑफ रोड सेल्स कंटेन थाउजेंड ऑफ फ्लैटेड डिस्क। ये देखिए ये रोड सेल और ये कोन सेल बताई गई है, अपोजिट करके बताया गया है। ये आउटर सेगमेंट है, ये इनर सेगमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इधर वाला जो पार्ट है ये आउटर सेगमेंट है और ये इनर सेगमेंट है, उल्टा करके बताया गया है। इसको मैं सीधा करके यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आउटर सेगमेंट, ये इनर सेगमेंट। अब आप समझिएगा यहाँ पर ये जो डिस्क हैं इनमें कॉन्स में भी और रॉड्स में भी, इन डिस्क की जो मेम्ब्रेन होती है वो ध्यान से सुनना। इन डिस्क के अंदर आउटर पार्ट में डिस्क रोड और कोन के आउटर पार्ट में क्या है, डिस्क पाई जाती है। इनर पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस है, माइलॉइड है, एलिप्सॉइड है, गोल्जी बॉडी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ इनर पार्ट में है। सेल न्यूक्लियस, सेल बॉडी, ठीक है। और यहाँ से इनर फाइबर निकल रहे हैं, इनर फाइबर निकल रहे हैं, ठीक है, जो आगे चलकर किससे सिरम्स बनाएंगे, बाइपोलर सेल से। तो ये आउटर ये इनर पार्ट है। अब यहाँ पर ये डिस्क जो है इसके अंदर जो फोटोपिगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में भी आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पिगमेंट जो फोटोपिगमेंट के लिए जो डिस्क होती है ना, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि PS1 PS2 जो सिस्टम होता है वहाँ पर डिस्क पाई जाती है जिनकी ल्यूमन यानी खाली जगह अलग होती है और मेम्ब्रेन अलग होता है। तो इनमें भी डिस्क में भी देखिए ये डिस्क है, ठीक है, इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच बीच में ये फोटोपिगमेंट्स पाए जाते हैं। और इस फोटोपिगमेंट के कितने पार्ट होते हैं, जैसे रोडोप्सिन है तो कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। ऑप्सिन क्या है, ऑप्सिन प्रोटीन पार्ट है, तो ये ऑप्सिन और रेटिनिन, नीचे वाला पार्ट रेटिनिन और ये पूरा का पूरा ऑप्सिन। मान लीजिए ये रेटिनिन है रेड कलर में और ये कंप्लीट पार्ट ऑप्सिन प्रोटीन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट, ये फोटोपिगमेंट है जो किसके बीच में है इसको भी समझ लीजिए। ये आपकी मान लीजिए ये जो है ये क्या है, ये डिस्क है, ठीक है, जो किसमें पाई जाती है, ये डिस्क जो है इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये खाली जगह ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डिस्क हैज फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल्स। फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल जो है, फोटोपिगमेंट जो है वो इनकी डिस्क की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, पिगमेंट डिस्क कहाँ पाई जाती है, आउटर सेगमेंट में पाई जाती है, जो किसके साथ जुड़ी होती है, पिगमेंटेड एपिथेलियम जो अपर मोस्ट लेयर है रेटिना की, है ना, उसके अंदर धसे होते हैं ये पार्ट। और जो इनर पार्ट है उसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है और उससे जो फाइबर्स निकलेंगे वो किससे के साथ सिनेप्स बनाएंगे, वो सिनेप्स बनाएंगे बाइपोलर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ। पढ़ा है the synaptic terminal of rod and cones form synapse with dendrites of bipolar neuron. And inner segment is made up of machinery like mitochondria and Golgi body, है ना, और outer segment is plated dish both in rod and cone. अब यहाँ पर हम रोड की बात कर रहे हैं तो रोड में आपको ऐसे समझ में आना चाहिए। This is the rod cell, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस,
ये वहाँ पर इसकी बॉडी वगैरह सब, ठीक है। तो ये सब पॉइंट पता होने चाहिए। पूछा जाए डेटा वाले क्वेश्चन की माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी कौन से पार्ट में होता है? रोड के इनर पार्ट में। प्लेट एंड डिस्क कहाँ होती है? आउटर पार्ट में। आउटर पार्ट किधर की साइड होता है? पिगमेंटेड एपिथेलियम की तरफ। इनर पार्ट किधर की तरफ होता है? बाइपोलर न्यूरॉन्स की तरफ। क्लियर? ठीक है। और डिस्क के अंदर कहाँ पर फोटोपिगमेंट पाए जाते हैं? फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्लियर? रोड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोल रहे हैं, डिस्क की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोटोपिगमेंट के पार्ट्स में कौन कौन सी चीज कॉमन होती है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल जो है, चाहे वो रोडोप्सिन हो, है ना, चाहे वो आयोडोप्सिन हो। कौन के अंदर आयोडोप्सिन होता है? रोड्स के अंदर रोडोप्सिन होता है, ठीक है। तो उनमें प्रोटीन पार्ट ऑप्सिन होता है, ठीक है। जबकि रेटिनिन ये पिगमेंटेड पार्ट होता है, ठीक। अब यहाँ समझने वाली बात है कि ये दो पार्ट है भाई। तो ये रेटिनिन जो होता है ये दोनों में कॉमन होता है, जबकि प्रोटीन पार्ट जो है वो दोनों में अलग अलग होता है। रोड में यही प्रोटीन पार्ट को रोडोप्सिन बोल देते हैं, कॉन्स में इसी प्रोटीन पार्ट को आयोडोप्सिन बोल देते हैं, जबकि रेटिनिन दोनों में कॉमन होता है। रेटिनिन इज सेम इन रोड एंड कॉन्स, या इट इज कॉमन, इट इज सेम इन रोड एंड कॉन। दोनों में रेटिनिन ही होगा, बोथ रोड सेल एंड बोथ कॉन सेल, दोनों में कॉमन है। चेंज क्या होगा? प्रोटीन पार्ट। अगर वो रोड सेल है तो रोडोप्सिन, अगर वो कौन सेल है तो आयोडोप्सिन। ओके, याद रखेंगे, अगर कौन सेल है तो प्रोटीन पार्ट आयोडोप्सिन, ऑप्सिन ही बोलते हैं लेकिन आयोडोप्सिन। अगर वो रोड सेल है तो नाम से पता लग रहा है रोडोप्सिन। लेकिन दूसरा पार्ट क्या होगा फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल का? रेटिनिन, जो क्या होता है? इट इज एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए और रेटिनॉल, ठीक है, जिसे बोल देते हैं रेटिनेल भी बोल देते हैं, रेटिनिन या रेटिनेल। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद अब देखिए वही जो वो जो फोटोपिगमेंट है इसकी डिटेल स्ट्रक्चर थोड़ी सी हम देख लेते हैं। फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल जो इसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको जरा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रोड सेल्स के अंदर पाई जाने वाली, रोड सेल्स में पाई जाने वाली जो डिस्क है, उन डिस्क की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर पाई जाती है। डिस्क देखिए 1 2 3 डिस्क पता रखिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल, इसको थोड़ा बड़ा करके हम यहाँ पर देखते हैं। आप देख पा रहे हो कि ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये जो है बेसिकली फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज रोडोप्सिन, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो अच्छे से कि ये जो इसमें व्हाइट कलर में जो ये जाल बुना हुआ धागे की नुमा संरचना है व्हाइट कलर में, दिस इज कॉल्ड ऑप्सिन प्रोटीन। अगर ये रोड सेल होती तो रोडोप्सिन प्रोटीन, अगर ये कौन सेल होती तो आयोडोप्सिन प्रोटीन। और ये बीच बीच में जो छोटे छोटे दाने रेड कलर के जो दाने नजर आ रहे हैं, दिस इज रेटिनेल, यानी एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल, रेटिनॉल का एल्डिहाइड रेटिनेल, रेटिनिन, ठीक है। ये दोनों मिलकर रेटिनेल एंड ऑप्सिन प्रोटीन, जो बीच में व्हाइट कलर के धागे, दिस इज ऑप्सिन प्रोटीन और रोडोप्सिन प्रोटीन इन रोड सेल। ओके, एंड रेटिनेल बोल दो या रेटिनिन बोल दो, एक ही बात है, सिस रेटिनिन या सिस रेटिनेल, ठीक है। एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ किसका होना चाहिए? रेटिनॉल का, ठीक है। ये आपको हमने समझा, ये कोई डिस्क है
तो ये डिस्क की मेम्ब्रेन है, उसके बीच में ये मॉलिक्यूल है। क्लियर? और ये मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा भाई? अगर ये मेम्ब्रेन है तो ये फॉस्फोलिपिड बायोमोलिक्यूल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो ये फॉस्फोलिपिड बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड बायोमोलिक्यूल्स के बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल जैसे होते हैं, ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह है। ये फोटो पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो क्या काम करते हैं? फोटोन को एब्सॉर्ब करने का कार्य करेंगे। क्लियर? इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि डिस्क में फोटो पिगमेंट या फोटो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, अगर रोड सेल हो तो रोडोप्सिन, अगर कौन सेल हो तो आयोडोप्सिन मॉलिक्यूल पाया जाएगा, जिसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक प्रोटीन पार्ट रेटिनिन, सेकेंड दूसरा जो पार्ट बोलते हैं वो है रेटिनिल, जो एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ रेटिनोल होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। फोटो पिगमेंट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं आएगी वर्किंग ऑफ आइस का केमिकल जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद रोडेंट के बाद ये पॉइंट हमने क्लियर किया कि रोडेंट के जो डिफरेंसेस है ये भी हमने कल क्लियर कर लिए थे। ठीक है, ये भी आप पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर उन चीजों को ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क कहाँ कहाँ होती है उनके बारे में बताया गया है। ध्यान दीजिए, ऑप्टिक डिस्क बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट का ही दूसरा नाम है। किसका नाम है? ब्लाइंड स्पॉट का ही दूसरा नाम ऑप्टिक डिस्क होता है। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये बाइपोलर सेल्स, ठीक है, ये रोड एंड कोन्स, रोड एंड कोन्स, रोड और कोन्स इस जगह पर नहीं है। यहाँ से डायरेक्टली क्या निकल रहे हैं? गैंग्लियन के फाइबर्स निकल रहे हैं। तो ये जो पार्ट है कंप्लीट, ये ऑप्टिक डिस्क कहलाता है। ये वाला पार्ट कंप्लीट ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। इस जगह पर रोड एंड कोन्स आर एब्सेंट। क्यों? क्योंकि इस जगह से क्या निकल रही है? सारे गैंग्लियन के नर्व्स मिलकर यहां से निकल रहे हैं। इसी वजह से ये सारे नर्व मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व दृष्टि चेता बनाते हैं। तो यहाँ पर कोई रोड एंड कोन सेल्स नहीं है, तो यहाँ पर कोई इमेज कभी नहीं बनती है या ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर मैक्यूलर ल्यूटिया, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मैक्यूलर ल्यूटिया ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर रोड एंड कोन सेल्स काफी मात्रा में होते हैं। और इसमें भी समझने वाली बात है, जैसे इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा, इसको हम येलो स्पॉट कहते हैं क्योंकि जनरली इसका कलर कैसा दिखता है? येलोइश। ध्यान दीजिए, इट इज डिप्रेस एरिया ऑन द रेटिना जस्ट लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट। जैसे ये ब्लाइंड स्पॉट है, जैसे अभी अपन बता रहे थे, नाम जा रहे थे, उसके जस्ट लेटरली पार्श्व में ये येलो स्पॉट होता है। और ये येलो स्पॉट मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके बीच में एक और क्या होता है? एक गर्त पाया जाता है। उस गर्त को बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। ये बीच का जो पार्ट है, ये यहाँ से जब अंदर की तरफ गया है, इसे बोला जाता है फोविया सेंट्रलिस। ये भी याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये फोविया सेंट्रलिस ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर ओनली कोन सेल्स पाई जाती है, ओनली कोन्स। इट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। ऐसी कौन सी जगह है पूरी रेटिना में जहाँ पर ओनली एंड ओनली कोन्स पाए जाते हैं? मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट शार्टेस्ट, मोस्ट एक्यूट विजन जहाँ पर होता है, दिस इज फोविया सेंट्रलिस। ओनली कोन्स आर प्रेजेंट। इट इज इन द सेंटर ऑफ मैक्यूलर ल्यूटिया व्हिच इज कॉल्ड फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस इस पूरे येलो स्पॉट के बीच में जो गर्त होता है उसे बोलते हैं जहाँ पर केवल कोन सेल्स पाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, याद रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट।
इमेज फॉर्मेशन। अब अपन बात करेंगे कैसे इमेज बनती है। इमेज फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इसमें 3 तरह की बातें आती हैं। ये एक तरह से हमारी आँख जो है वो कैमरे के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? कैमरे के रूप में। तो उसमें लाइट आती है, फिर अंदर जाकर रेटिना के ऊपर इमेज बन जाती है। तो उसके बाद किस तरह से क्या होता है वो बाद अपन बात करेंगे। इन सम वेज द आईज ए लाइक ए कैमरा, इट्स ऑप्टिकल एलिमेंट्स फोकस एन इमेज of some objects on a light sensitive film. This is called retina. Optical elements focus, यानी किसी ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट आ रही है तो वो कहाँ फोकस होती है? ऑप्टिकल एलिमेंट्स फोकस एंड इमेज ऑन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स ऑन ए लाइट सेंसिटिव फिल्म। ऑप्टिकल एलिमेंट्स कौन से हैं? कॉर्निया, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन कॉर्निया ही करेगी, देन लेंस, है ना। तो इनसे होती हुई जब वो आएगी तो रेटिना पर क्या बनेगा? रेटिना पर जो ऑब्जेक्ट है उस लाइट सेंसिटिव फिल्म पर वो एक इमेज जो है वो फोकस होगी, बट वो वहाँ पर बनेगी नहीं, बनेगी तो ब्रेन में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ चलते हैं। नेक्स्ट इज इसी के अंदर जब हम बात करते हैं कि वर्किंग ऑफ आइज के अंदर कि कॉर्निया जो है और लेंस जो है ये दोनों ही बाहर से आने वाली जो लाइट है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एज लाइट रेज एंटर इन द आईज दे आर रिफ्लेक्टेड। जैसे वो आई के अंदर जाएगी सबसे पहले तो कॉर्निया जो होगा वही उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और रिफ्लेक्ट एट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। और आपको मैंने बताया है कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आईज में जो लाइट आती है उनका मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कौन करता है? कॉर्निया करता है। 75% रिफ्लेक्शन मेनली कॉर्निया ही करता है, बट जो लेंस होता है वो फर्दर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। दे कम इनटू एग्जैक्ट फोकस ऑन द रेटिना, ताकि वो रेटिना पर एग्जैक्ट जिस जगह पर फोकस होना चाहिए उस जगह पर फोकस हो सके। तो लेंस जो है रिमेनिंग 25% रिफ्लेक्शन करता है, और उसके साथ साथ लेंस जो है वो अपनी जो कॉन्वेक्सिटी है उसको भी कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, जो अपनी कॉन्वेक्सिटी है कम करना है, ज़्यादा करना है, लाइट पास से आ रही है या दूर से आ रही है, लाइट तेज आ रही है या कम आ रही है, उसके आधार पर वो अपनी रिफ्लेक्टिव पीरियड, रिफ्लेक्शन की जो कैपेसिटी है लेंस की, वो क्या होती रहती है? चेंज कर सकता है, क्योंकि वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है ना, तो वो अपनी जो फोकल लेंथ है उसको चेंज कर देगा। प्यूपिल भी इसमें थोड़ी हेल्प करेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन में कॉर्निया 75% और एग्जैक्ट जिस जगह पर बनाना है फोकस, उसके लिए लेंस जो है वो अपनी फोकल लेंथ को, कॉन्वेक्सिटी को चेंज करके, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करके एग्जैक्टली जगह पर क्या बनाएगा? इमेज फॉर्मेशन करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद लिखा हुआ है, देखिए वही पॉइंट जो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि 75% ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट द कॉर्निया। कॉर्निया पर रिफ्लेक्शन का टोटल रिफ्लेक्शन का 75% होता है। रिमेनिंग 25% ऑफ फोकसिंग पावर इज डन बाय लेंस एंड आल्सो चेंजेस द फोकस टू व्यू नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। लाइट दूर से आ रही है या पास से आ रही है, उसके आधार पर जो लेंस होता है वो अपनी फोकस को या अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, अपने कॉन्वेक्सिटी को कम ज़्यादा कर सकता है, इसीलिए तो वो लिविंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। When an object is 6 मीटर away from the viewer, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई चीज है ना 6 मीटर या उससे ज्यादा दूर रखी है, यानी 20 फीट के लगभग, the light rays reflect the object are nearly parallel to one another। जो लाइट रेज वहां से आएगी, जब वो एंटर करेगी हमारे आईज में, तो वो लगभग पैरेलल आएगी 6 मीटर या उससे ज्यादा। ये 6x6 का आपने सुना होगा, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 20 फीट के बाद या 20 फीट तक की जो वस्तुएं होती है उनसे आने वाली लाइट रेज कैसे आती है?
पैरेलल आती है। जब वो पैरेलल आएगी तो आप पढ़े हो फिजिक्स के अंदर कि द लेंस मस्ट बेंड दीज पैरेलल रेज जस्ट इनफ, उनको जितना बेंड करना है उतना, ताकि उसका फोकस जो है वो रेटिना पर आ सके, सो दैट दे फॉल एग्जैक्टली फोकस ऑन द सेंट्रल फोविया, सेंट्रल फोविया या फोविया सेंट्रलिस पर उनका इमेज जा सके, वेयर विजन इज शार्पेस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 6 मीटर वाला पॉइंट, 6 मीटर या मोर देन 6 मीटर, अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो उससे आने वाली रेज ऑलवेज पैरेलल आएगी, नियरली पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, लगभग 6 मीटर एंड अवे फ्रॉम 6 मीटर। पैरेलल आने वाले को लेंस और कॉर्निया जो होंगे वो क्या करेंगे, एग्जैक्टली जितना चाहिए उतना बेंड करके फोविया सेंट्रलिस पर उसकी इमेज को फोकस करेंगे। एग्जैक्टली फोकस ऑन द सेंट्रल फोविया, जहां पर इमेज एकदम शार्पेस्ट बनती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर? अब देखिए रिफ्लेक्शन से रिलेटेड पॉइंट है। अगर कोई चीज ये दूर है, अगर कोई चीज पास होती तो वो कैसे होती, डाइवर्जेंट, फिर उसको और ज्यादा क्या करना पड़ता, फोकस करना पड़ता, तो और ज्यादा फोकस करना पड़ता, तो उसके लिए फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ता। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद अब आएगा रिफ्लेक्शन में ही लाइट रेज दैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 6 मीटर। अब अगर वो पास में हो, जैसे 6 मीटर के पास है, और डाइवर्जेंट, देखिए पैरेलल नहीं होकर कैसे होगी, डाइवर्जेंट, रेदर देन पैरेलल, यानी पैरेलल नहीं होगी। दीज रेज मस्ट बी रिफ्लेक्टेड मोर इफ दे आर टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना। अगर इनको रेटिना पर फोकस करना हो, वैसा का वैसा अगर लेंस रहे तो क्या होगा, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इमेज ब्लेंड बनेगी। तो लेंस जो है उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, कांटेक्ट होना पड़ेगा। दिस एडिशनल रिफ्लेक्शन इज अकम्प्लिश्ड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड द अकोमोडेशन। अब याद दोनों इसको ध्यान से, अगर कोई चीज पास में हो तो उसके लिए जो डाइवर्जेंट जो उसकी जो रेज आएगी उसको वापस से फोकस करना है, उसकी रिफ्लेक्शन जो ज़्यादा हो गई है उसको रेटिना पर फोकस करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वर्किंग ऑफ आईज में अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ है, जैसे हमारे आँख, हम बिल्कुल पास से देखते हैं तो भी आँख दिखती है, दूर से भी आँख में दिखती है हमारी, ये फिंगर को हम देख रहे हैं बिल्कुल पास से तो भी दिख रही है, दूर से देखेंगे तो भी दिखेगी, लेकिन पास से देखने पर जो इसकी इमेज बन रही है वो अकोमोडेशन की वजह से बन रही है। क्योंकि पास की चीज़ें जो होती है उनकी रेज फैल जाती है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से रेटिना पर फोकस करना है तो उसकी किरणों को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंट किरणों को वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन, और ये काम कौन करता है, लेंस करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद व्हाट इज द अकोमोडेशन। अब इसने क्लियरली उसको समझा दिया। दिस इज द इंक्रीजिंग कर्वेचर ऑफ लेंस। लेंस का जो कर्वेचर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है ना, अब इसका कर्वेचर ये बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल ये और ज्यादा क्या हो जाए, पहले मान लीजिए ये इस तरीके से इसका कर्वेचर जो था थोड़ा कम था, अब इसका कर्वेचर बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो ये इंक्रीज द कर्वेचर, कर्वेचर मतलब मुड़ना ऑफ द लेंस फॉर नियर विजन, जो पास की चीजों को देखने के लिए जो लेंस के कर्वेचर का इंक्रीज हो रही है, लेंस का कर्वेचर इतना था अब ये इतना होगा, ठीक है, इसका बढ़ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। हमारा लेंस कॉन्वेक्स होता है बोथ साइड से, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली सरफेस, एंड इट्स फोकसिंग पावर इंक्रीजेस एज इट्स कर्वेचर बिकम ग्रेटर। अब इसकी फोकस पावर कब कब बढ़ेगी, जैसे जैसे वो क्या होता जाएगा, उसका कर्वेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये फोकसिंग पावर बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन, जिसका रूल है आपने पढ़ा भी होगा ऑप्टिक्स के अंदर। क्लियर? चलिए, व्हेन द आई इज फोकसिंग ऑन
focusing, the eye is focusing on a close object, the lens become more curved, causing the greater reflection of the light ray. इसकी वजह से लाइट रे का ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो। लेंस में ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, और ये मोर रिफ्लेक्शन होगा, कॉर्निया की जो साइज एकदम वो भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट रेस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, और आपने पढ़ा कि अगर ये प्यूपिल की साइज को मेंटेन करना है तो आइरिस की जो मसल्स है, कौन सी, सर्कुलर और रेडियल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद पढ़ते हैं। अकोमोडेशन के बाद नियर पॉइंट ऑफ विजन। एक हेल्दी मनुष्य की जो आंखें होती है वो कितने पास की चीजें जो है वो बड़े आसानी से देख सकती है, उसके पास से आने पर दिक्कत हो सकती है। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, नियर पॉइंट ऑफ विजन जो है उसकी डेफिनेशन समझिए। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई that an object can be clearly focused with maximum accommodation, एकदम क्लियरिटी के साथ कोई चीज़ हमें दिखाई दे, इतनी जो मिनिमम डिस्टेंस रखे जिससे कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, वो डिस्टेंस हेल्दी मनुष्य के लिए 10 सेंटीमीटर होगी। 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा या कम होने पर चीज़ें इतनी क्लियरली नहीं दिखाई देगी, इतने क्लियरली फोकस नहीं होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ विजन। लेकिन जिनके चश्मे लगे हुए लाइक मी, मेरे जैसे लोगों के लिए 10 सेंटीमीटर नहीं है, थोड़ी अलग चेंज हो गई, क्योंकि हमारी आंखें जो है उनमें क्या लग गया है, चश्मा लग गया है, मतलब वो ऑलरेडी हेल्दी नहीं है। ये तो ये किसके लिए है, ये आप जैसे लोग जो हेल्दी जिनकी चश्मा नहीं लगा है उनके लिए नियर पॉइंट ऑफ विजन कितना है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन जिनकी चश्मा लग गया है उनके लिए ये विजन चेंज हो जाएगा। जिनके आंखों में प्रॉब्लम हो गई, चाहे पास का प्रॉब्लम हो चाहे दूर का, उनके लिए ये नियर पॉइंट ऑफ विजन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और होता क्या है नियर पॉइंट ऑफ विजन, मिनिमम डिस्टेंस जहां से आंखों में किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बन सके, एकदम फोकस और मैक्सिमम अकोमोडेशन वाला इमेज बन सके। क्लियर, चलिए आगे।